250 का आंकड़ा याद रखिए। हाई बीपी है कि नहीं है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया बीपी हाई और लो नाम की कोई चीज नहीं, जो आपकी बीपी है वो आपकी बीपी है, उसी से कंपेयर करना है। लेकिन फिर भी आपको एक आंकड़ा देखा ही है, खासतौर पे वो लोग जो दवाइयां ले रहे हैं, तो 250। आपका सिस्टोलिक ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ने के बाद 250 से नीचे अगर रहता है तो मामला बिल्कुल परफेक्ट ही है। मान लो 150/90 टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 240। तो ये नीचे है ना 250 से, तो यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ब्लड शुगर फास्टिंग बोले या पोस्टपोंडेड बोले, अगर 250 mg पर डेसिलीटर से नीचे आपका ब्लड शुगर रहता है बिना किसी दवाई के, तो नॉर्मल ब्लड शुगर, आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो एसीपी गाइडलाइन किताब भी यहाँ पे थी ना थोड़ी देर पहले, खैर एसीपी गाइडलाइन हम आपको दे देंगे किताब, ये किताब है यहाँ पे, ये किताब आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इस किताब में एसीपी गाइडलाइन, छोड़ दो कोई बात नहीं है, एसीपी गाइडलाइन 2018 में गाइडलाइन को रिवाइज किया गया डायबिटीज के, और उसमें हमने 2015 में हमारी किताब लॉन्च हुई थी लास्ट ईयर ऑफ डायबिटीज, उसमें हमने 250 का आंकड़ा बता दिया था। लेकिन उसके बाद ये गाइडलाइन आया 2018 में, और उसमें बताया कि 250 से तक नॉर्मल है। 8.1 या 8 याद रखिए, यहाँ तक अगर आपका HbA1c है वो नॉर्मल है, उसके ऊपर को डायबिटीज बोल सकते हैं। लेकिन जब ये आंकड़ा आया तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे डॉक्टर्स को बता दिया, ये आंकड़ा आप पेशेंट को नहीं बताएंगे। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो जो मैंने बताया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये गूगल में टाइप कीजिए, एसीपी गाइडलाइन फॉर डायबिटीज, ये टाइप कीजिए, आपको सारे अखबार के क्लिपिंग 2018 वाले मिल जाएंगे, मार्च अप्रैल में आया था, कि डॉक्टरों को बोला बताना नहीं, खबरदार कि नई गाइडलाइन आ चुकी है। क्योंकि अगर ये बता दिया तो ज्यादातर पेशेंट्स की बिना दवाई के ही ये आंकड़े से नीचे ही ब्लड शुगर रहने वाला है, यानी कि उनको पता चल जाएगा कि हमको अभी पेशेंट थे ही नहीं, मूर्ख बना के हमें दवाई दी गई। और जब दवाई आप लेते हैं तो बॉडी को लत लग जाती है, तो दवाई लेते रहते हैं, ब्लड शुगर बढ़ता रहता है, फिर दवाई और बढ़ाते हैं, ब्लड शुगर बढ़ता है, दैट इज द ट्रैप, राइट। तो मैं जो भी बोलता जा रहा हूँ साथ में सबूत भी दिखाता जा रहा हूँ, और वो सबूत आपको लिंक में जाके आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, किसी डॉक्टर से वेरीफाई करा सकते हैं, यूर फ्री टू डू इट। कोलेस्ट्रॉल पहले तो नापिए मत, लेकिन नापने का शौक है ही तो 250 का आंकड़ा याद रखिए, 250 से नीचे अगर कोलेस्ट्रॉल है तो सब कुछ सही है। तो 250 से ऊपर तो खतरनाक नहीं है, लेकिन 250 से ऊपर अगर कोलेस्ट्रॉल है तो सिर्फ इतना कीजिए कि कोलेस्ट्रॉल वाले फूड को मत खाइए। बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाता है और आप कोलेस्ट्रॉल खाते भी हैं, जितना बॉडी बनाता है उतना बॉडी उपयोग कर लेता है, लेकिन जो आप खा रहे हैं खाना जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, तो कई बार वो खाना एक्सेस में हो जाता है, तो वही हाई कोलेस्ट्रॉल है। हम ऐसा कुछ ना खाएं जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो। कैसे पता चलेगा किसमें कोलेस्ट्रॉल है? भगवान ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत सिर्फ एनिमल को दिया है, प्लांट को नहीं दिया है। यहाँ एक प्लांट रखा है, प्लांट में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। एप्पल प्लांट है कि एनिमल है? कोलेस्ट्रॉल नहीं है। काजू प्लांट है कि एनिमल है? प्लांट है ना, प्लांट से आया ना, जीरो कोलेस्ट्रॉल। जब भी आप कोई चीज खाएंगे तो बोलेंगे कि ये कहाँ से आया है, जानवर से आया है या ये पेड़ों से आया? अगर तो पेड़ों से आया, पौधों से आया, तो जीरो कोलेस्ट्रॉल। अंडा, दूध कहाँ से आया? जानवर से आया ना, तो कोलेस्ट्रॉल है। तो इस हॉस्पिटल में भी आपने गौर किया होगा कि डेयरी प्रोडक्ट भी हम नहीं देते, प्लांट बेस्ड सब कुछ। कोलेस्ट्रॉल आपके पेट में जाएगा ही नहीं, जब जाएगा नहीं तो कोलेस्ट्रॉल एक्सेस होगा ही नहीं कभी। तो ये छोटी सी बात समझनी है। जबकि इसका विपरीत, अगर दवाई लेकर कोलेस्ट्रॉल कम करने की कोशिश करेंगे तो आपके बॉडी में कई सारी बीमारियां आने लगेंगी। कई बार हमारे वियतनाम में, मलेशिया में सेंटर है, वहां पे लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं, उनको बोलते हैं नॉनवेज मत खाना, तो वो बुरा मान जाते हैं, तो उनको हम बीच का रास्ता, नेगोशिएशन, कि यार थोड़ा बहुत खा लेना। वो जानवर खाना जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता हो। कैसे पता चलेगा? जितने ज्यादा पैर हैं उतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल। बकरी की 4 पैर हैं, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल मत खाओ भाई। मुर्गी के 2 ही पैर है, थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल है, खा लेना कभी कभी, ऐसे ही बोलता हूँ मैं। मछली के 1 भी पैर नहीं है, तो ये और कम कोलेस्ट्रॉल है, तो ये थोड़ा और ज्यादा खा सकते हैं कभी कभी, खाना ही है तो, राइट। एक इंसान ने बोला सांप के तो पैर ही नहीं, लेकिन सांप को अगर आप लेंस से देखें ना, उनके स्किन के नीचे माइक्रो पैर हैं, हजारों, बहुत डेंजरस है। ऑक्टोपस के 8 पैर हैं, बहुत डेंजरस है। क्रैब कई सारे पैर हैं। तो मैं आपको एक अनुमान ये बता रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल क्या चीज है। कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत भगवान ने इंसान को, एनिमल को दिया है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा जरूरत होती है अमंग ऑल द केमिकल टू द बॉडी, क्योंकि बॉडी के हर सेल के बनते वक्त उसका आउटर कवरिंग कोलेस्ट्रॉल का ही होता है। तो कोई हमारे दुश्मन नहीं है कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल एक दुश्मन है, ये कहानी कहां से आई?
ये किसने पहले सोचा कि हम ऐसा बता देंगे ताकि कोलेस्ट्रॉल का व्यापार चल पड़े, और कोलेस्ट्रॉल जब लोग खाने लग जाएंगे दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई स्टैटिन जिसे बोलते हैं, तो कई सारी बीमारी आ जाएंगी, तो उनका धंधा भी चल पड़ेगा। ये पूरी कहानी अगर आपको जानना है सबूतों के साथ, तो ये कहानी की ये किताब है मेरे पास, ये इस लिंक में जाकर फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसको आप एविडेंस को रीचेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई करा सकते हैं, ताकि आपको यकीन हो जाए जो हम बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है। क्योंकि मामला है आपके लाइफ एंड डेथ का। आप क्यों किसी बात मान लेंगे, वही उसी की बात मानिए जो सबूत दे रहा है। जितने सबूत अभी तक दिए, आज तक आप हजारों हॉस्पिटल गए होंगे सब लोग मिलके, एक भी सबूत कभी किसी डॉक्टर ने दिया आपको? सिर्फ बोल दिया कीमोथेरेपी करा दो। हम आपको समझाना चाहते हैं कि क्या कराना है, क्यों कराना है, कैसे करना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आता है क्या करना है। अभी तक तो ये था क्या नहीं करना है, अब आता है क्या करना है। क्या करना है में सबसे पहला स्टेप है, नेक्स्ट प्लीज, टाइम एज मेडिसिन। जितनी सारी बातें मैंने बताई और जितनी सारी बातें मैं बताने वाला हूं, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि आपके दिमाग में घुस जाए इसको। इसके लिए मैं वो बॉक्स में पेन है, हाँ ये पेन वाले बॉक्स, ये मैं चाहता हूँ कि ये ना जितने भी यहाँ पे ऑडियंस है सबको एक एक बांट दिया जाए फटाफट। आपको खास मैं ये लेके आया हूँ, इसके अंदर पेन है, उसके माध्यम से मैं ये समझाऊंगा। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन क्या क्या करना है आज के बाद वो समझाने के लिए कुछ टूल्स हैं, ताकि आप खुद पे भरोसा करें, अपने आप पे निर्भर हो, खुद का डॉक्टर खुद बने, किसी और पे निर्भर ना हो। ये जिनके जिनके पास ये पेन आता जाए, ये पेन को खोल लीजिए, इस डब्बे को खोल लीजिए, इसके अंदर एक पेन निकलेगा, उसे निकालिए अपने हाथ में। ये पेन है, इसको खोलिए। अभी तक जो बातें मैंने बताई हैं वो बातें आपको कई कई बार इस ऑडियो वीडियो को सुनना चाहिए, क्योंकि ये सवाल आपके पास दोबारा आ जाएगा। मैं जानता हूँ जैसे ही खत्म होगा फिर दोबारा कोई ना कोई बोलेगा मेरा क्रिएटिनिन तो बढ़ गया है। याद रखिए, क्रिएटिनिन बढ़ना कोई खतरा की घंटी नहीं है। अगर क्रिएटिनिन बढ़ गया और साथ में कोई सिम्टम है तो खतरे की घंटी है। लेकिन फिर भी अगर आप एहतियातन मानते हैं कि खतरे की घंटी है और वाकई में आप क्रिएटिनिन कम करके ही मानेंगे, दम लेंगे, तो क्या क्या करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये वो सारी बातें हैं जो जरूरी नहीं कि इस हॉस्पिटल में किया जाए, घर जाके भी कर सकते हैं और घर जाके ही करना चाहिए। आपके पास ये पेन आ गया है, ये लीजिए, ये लीजिए। इसका जो पन्नी भी निकाल के पेन हाथ में फटाफट ले लीजिए, ताकि हम समझाने का प्रोसेस फटाफट शुरू कर दें। अभी तक जो भी हमने समझा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने समझी कि डायग्नोस्टिक पे बिलीव ना करके हमारा शरीर हमें अगर कोई बता रहा है उसमें बिलीव करना है। खास तौर पे क्रॉनिक किडनी डिजीज में जब कोई बोलता है कि हमें कैंसर है या नहीं है, तो सिम्टम क्या है, डिस्कम्फर्ट क्या है, क्या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है मुंह से या स्टूल से ब्लीडिंग पास हो रही है नाक से, क्या कहीं पे ऐसा दर्द है जो जा ही नहीं रहा, कोई ऐसा जख्म है जो भर ही नहीं रहा, कोई ऐसा ट्यूमर है जो बढ़ता जा रहा है, तो इसे अगर हम कैंसर मानेंगे भी कि अगर ये कैंसर है भी एक पल को, तो क्या करना है वो मैं अभी बता रहा हूँ। सिमिलरली जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट असली वाले हैं जिनके 5 सिम्टम मैंने बताए थे, सूजन या हाई ब्लड प्रेशर, एक्सट्रीमली हाई ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट 500 ml से कम, हमेशा बोलते हैं किडनी पेशेंट को किसी और हॉस्पिटल जाएंगे तो कि आप पानी कम पियो। आपके बॉडी में 70% तो पानी है, पानी कम पिएंगे तो आपका यूरिन आउटपुट बढ़ेगा कि घटेगा? और घट जाएगा ना। जबकि क्राइटेरिया ये है कि भाई 500 ml या 400 ml से ज्यादा हो तो आपका किडनी सही फंक्शन करना, तो पानी तो ढेर सारा पिएंगे तभी ये हो पाएगा ना। तो आप खुद ही समझिए कैसे जाल में फंसा दिया। जिस चीज से आप ठीक हो सकते हैं उसी चीज को बंद करा दिया और फिर आपको बोल रहे हैं आप ठीक नहीं हो सकते, और मान भी रहे हैं आप, वो भी बिना किसी सबूत के बोल रहे हैं। हम तो सबूत दे रहे हैं हर चीज का। आपके हाथ में ये आ गया है, अब हम बात कर रहे हैं कि हमें ठीक कैसे होना है। कैसे पता चलेगा हम बीमार हैं, उसका यही तरीका है कि डायग्नोस्टिक से नहीं पता चलेगा हम बीमार हैं। अगर आपको कोई तकलीफ है, जैसे आपकी सांसें फूल रही हैं तो बीमार है, कहीं दर्द जा ही नहीं रहा तो बीमार है, घाव भर ही नहीं रहा तो बीमार है, पैर सूजा है
जिससे हमारे डे टू डे एक्टिविटी नहीं हो पा रही, तो हम बीमार हैं, राइट। तो बीमारी की पहचान क्या है कि हमारे डे टू डे एक्टिविटी में कुछ एक्टिविटी में बाधा हो रही है, तो हम बीमार। बीमारी का ये डेफिनेशन याद रखिए कि क्या मैं कोई भी ऐसा काम है जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरी बॉडी उसे रोक रही है करने से, तो आप बीमार है, राइट। तो कोई सांसें थोड़ा चलने से भी ब्लड प्रेशर होती, तो आप बीमार है भाई। एंजाइना हो गया, बड़ा दर्द हो रहा है, तो बीमार है। पैरों में सूजन है, तो आप बीमार है। जिनके पैरों में सूजन है, जो किडनी पेशेंट यहाँ ज्यादा है, तो उनको ध्यान रखना है कि आप जब बैठेंगे, जैसे यहाँ पे भी आप बैठे हैं, राइट, तो जैसे आपके पैरों में सूजन है, तो आपको दोनों पैर ऊपर रखना है ऐसे, जब तक ये अब आता है हम क्या करना है क्या नहीं करना है। इसको लीजिए, पैर लटका के नहीं बैठना उनको जब तक ठीक नहीं हो जाता। जब भी आप बैठें कहीं पे भी ऐसे बैठेंगे, ठीक है ना। और खड़े रहेंगे तो खड़े रहना नहीं है, बैठ जाना है। बैठे तो ऐसे बैठना है। या तो चल रहे हैं तो अलग बात है, जब चल रहे हैं तो यहाँ पे दूसरा हार्ट भी है, सेकंड हार्ट, वो भी काम आ रहा है। लेकिन बैठे हैं तो पैर तो हिला नहीं रहे, तो आपको ऐसे बैठना है, राइट। तो अब टाइम एज मेडिसिन, ये पेन आपके हाथ में है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 24 घंटा दिया हुआ है, 12 रात के 12 बजे मिडनाइट से लेके स्केल दिया हुआ है अगले मिडनाइट तक। देख रहे हैं, लाइट और जल जाएगा, यहाँ पे लाइट जल जाएगा, जला दो, जितने लाइट है जला दो। आपको 24 घंटा मिडनाइट टू मिडनाइट टाइम स्केल दिया हुआ है। अब ये 4 रिंग है, इसमें FOOD लिखा है, फूड। चारों रिंग को आपस में मिलाइए और FOOD फूड बनाइए। फूड बन गया। चारों रिंग को मिला देंगे तो F, अगले में O, अगले में O, अगले में D। ये है टोटल फूड जो 24 घंटे में आप खाते हैं, ऐसा मान लेते हैं। इनमें से मान लो 7 बजे आप ब्रेकफास्ट करते हैं, तो F को 7 बजे के आसपास रख दीजिए। यहां 7 बजे जहां भी आपको दिख रहा है वहां रख दीजिए। लंच मान लो 2 बजे करते हैं या 1 बजे करते हैं, तो लंच में दोनों O को लंच के आसपास रख दीजिए, 1 या 2 बजे के आसपास। डिनर मान लो आप 9 बजे करते हैं रोज, तो डिनर डी को 9 PM के आसपास रख दीजिए। तो इस तरह से आपने रिंग को अपने टाइम के हिसाब से, जब आप नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, अपने 3 जगह पे डिवाइड कर दिया। तो ये आपकी पोजिशनिंग हो गई, अपनी अपनी, हर एक की अलग अलग होगी। कोई सुबह 6 बजे नाश्ता करता है तो रिंग F 6 बजे के आसपास रखेगा, ऐसे बन जाएगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट रूल है, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहा मैं। क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कब खा रहे हैं। ये रिंग जितना आप फैला देंगे, उतना बॉडी में ट्यूमर और कैंसर फैल जाएगा, बढ़ेगा। मान लो किसी को मैं कैंसर पेशेंट जानबूझ के बनाना चाहता हूं, तो मैं सुबह 5 बजे उसको पहला ब्रेकफास्ट का कुछ ना कुछ खिला दूंगा, और रात के 12 बजे भी उठा के, 2 बजे भी उठा के कुछ ना कुछ लट्टू पेड़े खिला दूंगा, राइट। तो जितना ये रिंग को मैं फैलाऊंगा, खाने की क्वांटिटी बढ़ा नहीं रहा मैं, ना बदल रहा हूं, सिर्फ खाने को फैला दे रहा हूं, उतना हमारे बॉडी में कैंसर डेवलप होगा, फैलेगा। इसका उल्टा, मान लो किसी की बॉडी में कैंसर है, तो हम क्या करते हैं अपने पेशेंट्स को, यहाँ भी यही करते हैं कि उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट 9 बजे करो और डिनर 6 बजे से पहले फिनिश कर लो। यानी कि डिनर को, डी को मैंने 6 बजे से पहले, और उसके बाद कुछ नहीं खाना है। 8 घंटे के बीच में या 9 घंटे के बीच में खाना है, और 16 घंटे बिना खाए रहना है। वो जो 16 घंटे बिना खाए रह रहे हैं, तब बॉडी खाना ढूंढेगा, तो जहां ट्यूमर मिलेगा, जहां पे सिस्ट मिलेगा, जहां पे कैंसर ग्रोथ मिलेगा, बॉडी उसे तोड़ेगा, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट निकालेगा, उसको यूटिलाइज करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक तो आप का ट्यूमर वगैरह टूट गया और कैंसर भी चला गया। इसे कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी। आप दिमाग में एक बात, अगर इस पूरे लेक्चर का एक ही बात आप लेना चाहते हैं, तो शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, उससे पहले खा लीजिए, पेट भर के खाइए, राइट। तो ये देखा गया हमेशा कि वो लोग जो रात को खाते हैं, जैसे नाइट वर्कर है, रात को खाना पड़ता है, इमरजेंसी डॉक्टर्स है, रात को खाना पड़ता है, वो दिन में सोते हैं, राइट। जो सोल्जर्स हैं जो रात को पहरा देते हैं, वो दिन में सोते हैं, वो रात को खाना खाते हैं। रात को खाने से बॉडी में कैंसर फैलता है, किडनी डिजीज बनती है, हार्ट डिजीज बनती है, मोटापा बनता है। ऐसे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। कुछ लोगों की मजबूरी हो सकती है, वो जॉब में है, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, चलो कम ही जिएंगे मान लिया, लेकिन आप तो ठीक होना चाहते हैं, सारा कुछ छोड़ के यहाँ पे आए। तो आप एक नियम की, शाम के 6 बजे बाद कुछ भी नहीं खाना है, कोशिश करता है, जब तक हम ठीक नहीं हो जाते। आपके ठीक होने की रफ्तार बड़ी तेज से बढ़ेगी।
बट इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम ऑफ द बॉडी। ये अपने आप में ये एक नोन रेजनिंग साइंस है। सर्केडियन डॉक्टर मेरी किताब है, वो किताब भी उस विश्वरूप.com/ebook से आप ले सकते हैं, या यहाँ से आप ले सकते हैं। तो उसमें हमने दिया है कि टाइम एज मेडिसिन। आप सिर्फ इतना करेंगे, जो भी आप खाना खाते हैं, मान लो डायबिटीज पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके वो रोटी खाता है, वो ढोकला खाता है, डोसा खाता है, जो भी खाता है, उसको खाने के टाइमिंग को सिर्फ एक बात बता दें, घर जाने के बाद शाम के 6 बजे कुछ मत खाइए, उससे पहले सारा खा लीजिए। उसका ब्लड शुगर कम होने लगेगा, उसकी दवाइयां कम होने लगेंगी, राइट? उसका मोटापा भी कम होने लगेगा जहां जहां से मोटा है। एक ही नियम कि शाम के 6 बजे के बाद कुछ मत खाओ, उससे पहले खा लो, उसके बाद पानी पी सकते हैं कितना भी, अगले दिन फिर 8 बजे के बाद ही कुछ खाना है, राइट? तो 8 से 10 घंटे के ब्रैकेट में खाना है, और 12 से 14 या 16 घंटे के ब्रैकेट में नहीं खाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो पहला रूल तो फॉलो हो गया, आपकी जो बीमारियां हैं, बीमारी सिम्टम वाइज, सूजन वो कम होने लगेगी, आपकी भूख वो तेजी से बढ़ने लगेगी, आपका जो वेट है वो जहां जहां ज्यादा है वो कम होने लगेगा, आपका पेन है बॉडी का 21 दिन में वो पेन में फर्क आने लगेगा। टाइम एज मेडिसिन, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कहीं भी किसी को भी लेने में कोई दिक्कत नहीं, राइट? तो इसके ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आई मेड ए टूल आउट ऑफ इट, ताकि आप इसको जेब में रखेंगे और इसको बार बार देखेंगे तो याद आएगा। 6 ना सही 7 बजे तक खा लो। कभी कभी होता है कभी कि आउटसाइड कहीं डिनर पे चले गए, वो अलग बात है, बट जो घर पे तब तो कर ही सकते हैं, जो बीमार है वो तो कर ही सकते हैं, क्योंकि वो तो उनका तो प्रायोरिटी है कि हमें ठीक होना है। आपको याद रखना है, मैं छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। जिस तरह से मान लो ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग म्यूजिशियन है, गिटार बजाने वाला, तबला बजाने वाला, पियानो बजाने वाला, सारे लोग बहुत अच्छा बजा रहे हैं, लेकिन अगर आपस में तालमेल नहीं होगा तो वो म्यूजिक नहीं लगेगा, वो नॉइज लगेगा, है ना? ठीक उसी तरह से आपके ऑर्गन के बीच का जो तालमेल है उसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। वो तालमेल बैठता ही तब है जब आप सूर्य से पहले पहले खाना हजम कर लेते हैं, बैठता ही तब। इसकी और डिटेल में नहीं जाएंगे, वो बुक पढ़ सकते हैं, कभी और एक क्लास होगी इसकी। तो सर्केडियन रिदम को जब तक ठीक नहीं करेंगे बीमारी ठीक नहीं हो सकती, यही नॉन रेजनिंग साइंस है, राइट? तो क्या खाना है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कब खाना है और कब नहीं खाना है। टाइम एज मेडिसिन।